और चूंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो भारत को किस तरह के जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे? भारत को मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास अब लॉजिक आ गया कि हम मैन्युफैक्चरिंग क्यों फोकस करें और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें किस तरह की मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब आगे आ जाओ। तो इसका मतलब समझ गया कि हमें विनिर्माण की जॉब हमें चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। नाउ गो टू द नेक्स्ट लेवल, आ जाओ। तो लिखो इंडिया 2030 में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण। विनिर्माण, अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भारत ने अपने 75-76 साल की जो एक अमृत काल में हम प्रवेश कर गए, तो अभी तक हम किस तरह से गए। अगर हम भारत, लिखो हेडिंग डालो, इसी तरह से नोट्स बनाओ, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स। तुम्हें इतना बड़ा टॉपिक देखना, तुम्हें एक पेज के अंदर खत्म कर दूंगा। चलिए मजा आने। तो इसको बोलते हैं LWMI नोट्स। तो मैं कैसे पढ़ाता हूं? LWMI नोट्स में पढ़ाता हूं। तो चलिए LWMI जो है वो करते हैं। द रोड टू 75 ईयर एंड इंडियाज ग्रोथ, लिखो 75 वर्षों में भारत की समृद्धि की कहानी। भारत की समृद्धि की कहानी। अनुप्रिया ने लिखा है मैं 11वीं क्लास में, मुझे अभी से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना, एनसीईआरटीज के साथ आप जुड़ जाइए, बेस्ट टाइम है। आप तो बहुत लकी हैं, आपको पता दिया गया है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता, ग्रेजुएशन के बाद भी आईएएस होता गया है। चलिए, अब सवाल यह है कि भारत की जो कहानी है वृद्धि की, वो बड़ी अजीबोगरीब है। अगर लगातार आप देख रहे हैं सनातन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, अगर भारतीय संस्कृति की तरफ तुम जाओगे, ठीक है, तो अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत अपनी स्किल, अपनी दक्षता की वजह से पूरी दुनिया का लगभग 24% जीडीपी अपने पास रखता था। मात्र 190 सालों में अंग्रेजों ने हमें निचोड़ के 2% से नीचे पहुंचा दिया। भारत की तूती बोलती थी पूरी दुनिया में। भारत एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आजादी के बाद हमारे पास मौका था फिर से हम विनिर्माण की तरफ जाएं। वहां सरकारों के साथ थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया मामला कि हमने सर्विस सेक्टर को ग्रोथ करा लिया, हम एग्रीकल्चर में वहीं फंसे रहे, हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टैक कर गया। स्टैक करने का मतलब रुक गया। इसकी वजह से भारत की एक बड़ी आबादी जिस तरह से विकसित होनी चाहिए थी, जो उनकी पर कैपिटा इनकम जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए परिचय करते हैं हम इसके, इसी तरह से नोट्स बनाइए। तो अगर हम बात करें इंडिया जर्नी फ्रॉम कॉलोनियल एरा टू ग्लोबल प्लेयर, लिखो भारत ने अपनी यात्रा ब्रिटेन के औपनिवेश से शुरू करके, ब्रिटेन के उपनिवेश से आगे बढ़ाते हुए आज एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। आज हम वर्ल्ड ऑर्डर में हैं। और वर्तमान में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात किया जिसको हम लोग अमृत काल कहते हैं। आप लोग इसका नाम बहुत सुनते होंगे, भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। दिस इज नोन एज अमृत काल। प्रधानमंत्री बार बार इसके बारे में कहते हैं ये भारत का अमृत काल है, भारत की आजादी का जो है ये बहुत बड़ा महोत्सव है। तो अमृत काल, यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, ये आपको समझना पड़ेगा। एंटरिंग द कर्तव्य काल, लिखो भारत कर्तव्य काल में प्रवेश कर गया है। ये कितने लोग इस बात को जानते हैं? कर्तव्य काल। कर्तव्य काल क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉन एफ कैनेडी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि बहुत समय हो गया जब आप देश से कुछ ना कुछ मांगते रहे, अब देश को कुछ देने का वक्त है। जब उन्होंने अमेरिका के नागरिकों को इसको प्रोत्साहित किया तो उन्होंने कहा कि देश को देने का वक्त आ रहा है। तो हम जब अपने देश से कुछ मांगते हैं तो हम क्या मांगते हैं? अपने अधिकार मांगते हैं। हमें हमारा अधिकार, हमारे राइट्स दो हमें, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने राष्ट्र से हमेशा कुछ मांगते रहोगे और राष्ट्र को कुछ नहीं दोगे तो राष्ट्र में इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र के संसाधन खत्म। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए।
लेकिन अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर, अपने ड्यूटीज को नहीं जो है लेके जाएंगे, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। भारत में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल कारण से, चाहे हमारी क्षेत्रीयता की वजह से, हम लगातार कुछ ना कुछ उससे मांग रहे थे। अब भारत कह रहा है कि अगर भारत को अमृत काल में जाना है तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, जिसे कर्तव्य काल कहा जाता है। कर्तव्य जो है वो डूइंग से जुड़ा हुआ चीज है, यानी कि जो मेरे उत्पत्ति, जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीज है, मुझे उस पर बहुत ढेर सारा काम करना है। दिस इज नोन एज कर्तव्य काल। जैसे एक नागरिक को, अब माता पिता को अपने नाबालिग बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, यह कर्तव्य है माता पिता का। जो शिक्षक अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है उसको आधुनिक शिक्षा, यानी कि वो रटाया जा रहा है करिकुलम, उसको आज की हिसाब से जो जरूरतें हैं उसको वो शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षक वो शिक्षा दे। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो उस शिक्षा को मन से ग्रहण करे, यानी यार छोड़ो यार पास हो जाएंगे डिग्री लेके या हम चिट लेके पास हो जाएंगे, नहीं, उसको भी वो शिक्षा उतनी ही अच्छे तरीके से ग्रहण करनी चाहिए। तो हमारे समाज में ये सारी चीजें थी, यहां तक कि जो विद्यार्थी हैं वो गुरुकुल जाया करते थे। गुरुकुल, तो गुरुकुल क्या था? गुरुकुल एक आश्रम व्यवस्था की तरह था, जहां विद्यार्थी को अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा वहां गुजारना पड़ता था। गुरुकुल में जो नियम बनाए जाते थे उसका पालन करना होता था, तो वो एक आश्रम व्यवस्था थी। तो ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट जब मन करे चलो यार आज क्लास चलते हैं, आज बंक मार देते हैं, आज यार चलो पिक्चर देख के आते हैं, ये व्यवस्था नहीं थी। तो वो गुरु के जो नियम थे उनको सारे के सारे को पालन करने का बहुत आवश्यकता। तो अगर माना जाता है कि राष्ट्र के सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर लें तो राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा, अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। और यही कारण था, भारत प्राचीन समय में जब हमारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थीं तो हम उन व्यवस्थाओं के कारण ज्ञान, विज्ञान, स्किल, शिक्षा, इन सब में, आध्यात्म, वैज्ञानिकता, हम सब में बहुत आगे थे। तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था, राइट। हम किसी देश पे आक्रमण नहीं करते थे, हमारी नॉलेज इतनी आगे थी कि लोग हमारे पास अपने आप चले आते थे। नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के प्रोफेसर, दुनिया भर के स्टूडेंट आकर पढ़ाया करते थे। और वो परंपराओं का जो है बहुत, आयुर्वेद के माध्यम में, चिकित्सा से, खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, ठीक है, विधि, शास्त्र, साहित्य, ये सब कुछ हम बहुत ऊंचाइयों पे, मेटलर्जी, धातु विज्ञान, ये सब हम बहुत ऊंचाइयों पे लेके चले गए थे, इसी से विश्व गुरु का। और भारत ने अपनी चीजों को संसार को दिया, इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम वाले देश हैं। G20 का हमारा स्लोगन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो ये वही व्यक्ति सोच सकता है जिसका इंटेलेक्चुअल थॉट्स बहुत हाई हो, जिसके पास रिसोर्सेज हो कि वो संसार को दे सकता है। जब तुम्हारा अपना खुद का पेट नहीं भरा तो तुम दुनिया से छीनोगे ही, तो जैसे अन्य सभ्यताओं ने छीना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है कि हम क्या चीज करें कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं इसमें, अगर आप ध्यान दें तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहां पे, अगर गुरुकुल की बात करें तो आज हम बात करें कैसे विकसित बनेगा राष्ट्र। तो गुरुकुल में हमने, बच्चों ने कहा कि सर हम 2 बैच आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं आपको एक बताता चलूं, तो कई बच्चों ने कहा कि हम 2 वर्षों तक इस आश्रम में रहना चाहते हैं। गुरुकुल व्यवस्था हमारी नोएडा में एक आश्रम व्यवस्था है जहां सारी चीजें, तो हमने 2 वर्ष का बैच शुरू कर दिया 2025-26 के लिए। फीस में जबरदस्त डिस्काउंट दिया 3 दिन के लिए, अगर कोई जुड़ना चाहे। तो हमारा ये बैच शुरू हो रहा है 12 तारीख से, 12 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है 2 ईयर का नोएडा में, राइट, जो मंगलवार है। और सेम इसी तरह से हमारा जो अगला सेगमेंट है वो ये है कि 1 ईयर का, कि आपका जो है जिसको 2024 देना है, वो भी 12 तारीख से शुरू हो रहा है, 12 सितंबर से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वहां पे भी आप आ सकते हैं। सो इन दैट वे आप अपनी तैयारी को एक अलग चरण में ले जा सकते हैं, गुरुकुल की आश्रम व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनको 2024 में देना है, वो इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, लंबी क्लासेस तमाम तरह से। और जो लोग अभी लग रहा है कि नहीं हमें 2025-26 में देना, उनके लिए गुरुकुल का 2 वर्षों का बैच बना दिया गया, वहां हमारे साथ अगले 600 साढ़े 600 दिन यहां पर वो गुजारेंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। और मेरी तरफ से कल मैंने गिफ्ट का वो किया था, मैं एनसीईआरटी बैच लेकर आ रहा हूं, आप लोग उसके साथ 50% डिस्काउंट, मात्र 2000 फीस में आप जोड़ सकते हैं। और कॉन्सेप्टर, मैं फिर से कहानियों के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, तो वहां पर भी आप कॉन्सेप्टर में जुड़ सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ, 50% डिस्काउंट 5 सितंबर से 7 सितंबर। तो आज 6 तारीख हो गई है, ठीक है, कल तक ये लास्ट डे है इसमें एडमिशन लेने का, कल जो है इसका अंतिम मौका है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम उसको आगे। तो आगे हम बढ़े तो सवाल यह है कि रियलाइजिंग द पोटेंशियल इन पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब एक वर्ड आया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत जबरदस्त एक वर्ड है।
कि पूरा विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ चल रहा है। आप देखिए भारत के पीछे लोग आ रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आ रहा है, ठीक है, 4 दिन यहां रुकेगा, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ये बोलते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें भारत अब सेंटर भूमिका में, और भारत इसकी तैयारी बहुत पहले कर चुका था। जब कोविड हुआ, सभी के साथ जो है महामारियां फैलनी शुरू हुई, तो उस दौरान जो भारत है उसने क्या किया, कोविड के टीके को अपने लिए के साथ साथ पूरी दुनिया को पहुंचाना शुरू कर दिया, लोगों की भलाई का काम किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का कॉन्सेप्ट रखा। इससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ गया कि देखो जहां अमेरिका, फ्रांस, ये देश परेशान है, वहीं पर भारत न सिर्फ अपने लिए टीका इतनी जल्दी बना लिया, अपनी इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दिया, साथ ही साथ पूरी दुनिया में, राइट, आप इसके साथ वो जुड़ना शुरू। अब पूरी दुनिया को ये लगा कि भारत अब जो है वो एक दक्षिण एशिया के देश से निकलकर केंद्रीय भूमिका में आ गया। भारत ने कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे आज का पढ़ोगे तो कल अगर आप लोगों ने मेरी शाम की किसने किसने जो है वो मेन चैनल आईएएस विद ओजांग सर पे सिलेबस एनालिसिस की क्लास देखी थी, कल कई लोगों ने देखी होगी। कल जब कई लोगों ने देखी थी तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ाया था, और वो ये था कि मास्टर कार्ड वीजा की जगह भारत का जो यूपीआई, कल बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बड़ी लंबी क्लास पढ़ाई थी, आप लोगों को देखनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि एक कहानी बताई थी कैसे भारत ने चेंज किया, जैम ट्रिनिटी को लेकर आया, कैसे भारत में ये सारे परिवर्तन हुए, फोर्स इंक्लूजन कैसे हुआ, और कैसे आज भारत का यूपीआई रुपए जो है वो दुनिया का ताकतवर हो चुका। कल कई लोगों ने किसने किसने क्लास देखी मुझे कमेंट करके बताएं। और आज का अगर न्यूज़पेपर की हेडिंग देखोगे तो सीधे सीधे हेडिंग आई हुई है, इसीलिए कहा जाता है ओजांग सर पढ़ाते पहले हैं, छपता बाद में। तो आज आप देखोगे उसमें लिखा था कि भारत का जो रुपए है वो अब मास्टर कार्ड और वीजा को टक्कर दे, क्योंकि हम यहां ट्रांजैक्शन करते थे, विदेशों में पैसा जाता था। मैंने बताया था कि उपनिवेशवाद खत्म नहीं हुआ है, वो कई रूपों में हमारे सामने है, राइट। कई लोगों ने क्लास किया होगा, योगेंद्र ने किया, दिव्या ने किया। तो आज सीधे सीधे वो न्यूज़पेपर में, कल ही पढ़ाया और आज न्यूज़पेपर में आ गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें नई चीजों को समझना पड़ेगा। लिखो, नए विश्व ऑर्डर में कोविड के उपरांत, नए विश्व ऑर्डर में कोविड के उपरांत भारत को अपनी क्षमताओं का एहसास हुआ। अपनी क्षमताओं का एहसास हुआ। डन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब भारत अपनी आर्थिक क्षमताओं को 2047 तक कैसे इस्तेमाल करेगा, लिखिए। लिखो, भारत की 2047 तक भारत की आर्थिक संभाव्यता, 2047 तक भारत की आर्थिक संभाव्यता, राइट, आर्थिक संभाव्यता। सबसे पहले लिखो फिक्की मैकेंसी रिपोर्ट, लिखो फिक्की भारत का जो औद्योगिक संगठन है, फिक्की मैकेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत लगभग 7.7% वास्तविक जीडीपी ग्रोथ प्राप्त करेगा। %7 वास्तविक जीडीपी ग्रोथ प्राप्त करेगा। और भारत 2047 तक 1500 लाख करोड़, यानी ये कितना बना, $19 ट्रिलियन, कितना,
$19 ट्रिलियन, $19 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। 2047 तक भारत 1500 लाख करोड़ या $19 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। क्लियर? तो यानी भारत की बड़ी संभावनाएं हैं कि भारत तेजी से ग्रोथ कर सकता है। अब जरा समझो कि ये कैसे होगा, ये कोई जादू टोना, ये कैसे होगा, अब यहां पे समझो। और भारत को ये जो $19 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना है वो कौन पूरा करेगा? इंडस्ट्री यानी उद्योग करेगा। लिखो, उद्योगों की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस सपने को पूरा करने में, इस लक्ष्य को कि 7.7 की हमें सस्टेनेबल रियल ग्रोथ मिल जाए, यानी ये बढ़कर जो है 8.5-9% तक जाएगा रियल ग्रोथ, सारे डिफिशियंसीज हटाने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। लिखो, उद्योगों की भूमिका नंबर 1 क्या होगा? पॉलिसी रिफॉर्म एंड फेवरेबल एनवायरमेंट। लिखो, उद्योगों के लिए नीतियों में रिफॉर्म, उद्योगों के लिए नीतियों में रिफॉर्म और उपयुक्त वातावरण का निर्माण, और उपयुक्त वातावरण का निर्माण। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हमने मेक इन इंडिया शुरू किया, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात की कि हम छूट देंगे, टैक्स रिफॉर्म्स की बात की। भारत में बहुत लंबे समय से सेमीकंडक्टर नहीं बन रहे थे, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर छोटे छोटे देशों से आते थे। भारत ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी, और अब बहुत जल्दी भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू हो जाएगा। एक तरफ जहां भारत में मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, राइट, और वहां पर भारत छोटे छोटे जो चिप है वो भी फॉरेन से मंगा रहा है। तो ये भारत के अंदर इसका निर्माण हो सकता है, और भारत ने अब जाकर वो पॉलिसी चेंज की है, वो इस तरह की कंपनियों को इनवाइट किया है। जबकि भारत इसकी वजह से अपना, आपको लगता होगा हमारा तेल का घाटा बहुत है कि हम बाहर से तेल मंगाते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो तेल से ज्यादा मंगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे हमें बहुत सुधार कर, जब भारत खुद से बनाएगा तो न सिर्फ वो अपना विदेशी धन बचा पाएगा, साथ ही साथ वो क्या काम करेगा, वो विदेशों को भी, तमाम छोटे छोटे देश जिनके साथ हम आज जुड़ रहे हैं उनको वो बेच भी पाएगा और ढेर सारा उसके पैसा कमाएगा, रोजगार पैदा होगा, राइट, रोजगार पैदा होगा। नेक्स्ट वन, भारत ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लागू किया। कर सुधार बहुत जरूरी है क्योंकि भारत को अभी तक टैक्स टेररिस्ट कहा जाता है, भारत को कर आतंकवादी कहा जाता है। भारत जिसका पैसा पाता है टैक्स के रूप में निकाल लेता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत में माना जाता था बहुत सी परियोजनाएं कभी सक्सेस, लोग विदेशी भारत में पैसा नहीं लगाना चाहते। क्यों? एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट, सबसे तुमने 27-28 डिपार्टमेंट में फाइलें जाती हैं और हमारे यहां बिना वजन के फाइल आगे नहीं बढ़ती है। अंत में पहुंचे, सबसे पास करा लिया, क्या हुआ? पॉस्को के साथ क्या हुआ? बहुत सी परियोजनाओं के साथ क्या हुआ? वेदांता के साथ क्या हुआ? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बंद कर दिया उसको। अब वो आदमी साल 2 साल अपना पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके भारत में बैठा हुआ है और पता चला 2-2 साल बाद उसकी परियोजना निरस्त हो गई, पर्यावरण की मंजूरी नहीं मिली। तो ऐसे में कोई आदमी भारत में पैसा नहीं लगाना चाहता, उसको पता है भारत में पैसा फंसे। मान लो तुमने कहा कि हम प्राइवेट पार्टनरशिप में हम सड़कें बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, भाई बहुत अच्छी बात है। एक बड़ी कंपनी आ गई, बोले हाँ ठीक है, भारत में बहुत ढेर सारे लोग हैं, भारत में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो भाई चलो पैसा, ये फायदे का सौदा है, हमारे पास बहुत ढेर सारा, जापान जैसे देश, तमाम ऐसे देश, बहुत पैसा पड़ा है इनके पास। ये वर्तमान में बात करो। अब पता चला कि आपने सारा तामझाम कर लिया, बजट वजट, अब पता चला जमीन अधिग्रहण ही नहीं हो पा रहा है। एक स्टेट में सड़क के लिए, मतलब भूमि क्या है, राज्यों का विषय हो गई, स्टेट का सब्जेक्ट है। एक स्टेट ने मान लो जमीन अधिग्रहण कर ली, एक्वायर कर ली, दूसरा कर ही नहीं पा रहा है, वहां दूसरे सरकार है। अब पता चला, अब तुम सड़क ऐसा थोड़ा ना करोगे एक स्टेट की बाउंड्री तक लाके छोड़ दो, तो उसको क्या होता है, घाटा हो जाता है। तो इसीलिए भारत में वो लोग निवेश नहीं करना चाहते। तो ये क्या होगा, इसके लिए जरूरी है कि हम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च करें। ठीक है, हमने शुरुआत कर दी है। देखो, राष्ट्रीय एकल खिड़की तंत्र की स्थापना,
ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री को बढ़ाओगे कैसे? पहले माहौल तो दो उसको। भाई मान लो एक पौधा लगाना चाहते हो कि मैं बीज को लगाऊंगा, बढ़िया आगे चलकर आम खाएंगे, लेकिन मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है, खाद पर्याप्त है कि नहीं, जलवायु ठीक है कि नहीं है, और सुरक्षा हम उसकी कर पा रहे हैं। पता चला जानवर रौंद के चले गए तो क्या होगा? वो कभी बीज जो है पौधा बनेगा और सूख जाएगा। सेम हमारे साथ होता है। भारत कभी दुनिया की सबसे स्किल कंट्री थी। भारत का कपड़ा मलमल कभी पढ़ना, उसको मीटर के हिसाब से खरीदने की औकात नहीं थी विदेशियों के पास। एक तरफ कपड़ा रखा जाता था, दूसरी तरफ सोना रखा जाता था, वो गोल्ड के कंपैरिजन में बेचा जाता था। इतना हमारा स्किल इतना हाई लेवल पे था। तो आपको वो उर्वर माहौल देना पड़ेगा, फर्टाइल एनवायरमेंट आपको लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि जिसकी मांग हो रही, जिसमें इनोवेशन, जैसे चाइना इस पे बहुत काम करता है, तो इंसेंटिव अगर आपके उससे हमें फॉरेन पॉलिसी फॉरेन करेंसी मिल रही, मान लीजिए आपने कोई ऐसा सामान बनाया जिसकी पूरी दुनिया में बहुत जरूरत है और उससे भारत विदेशी मुद्रा कमा रहा है, तो आपको हम इंसेंटिव ज्यादा देंगे। देखो, उत्पाद से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन योजना, उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना, तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है आईसीओआर का, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो प्रोडक्शन क्या होता है? चाइना पूरी दुनिया को सामान क्यों बेचता है? क्योंकि वो बड़ा सस्ता। आप भी सामान चाइना का क्यों खरीद के लेकर आते हो? क्योंकि बहुत सस्ता। वही बल्ब चाइना बनाएगा, सस्ता बना देगा। वही मोबाइल चाइनीज, आप पूरे मार्केट में देखो चाइनीज मोबाइल की बोलबाला है। आपके अपने हाथ में चाइनीज मोबाइल होगा तो उनका बोलबाला क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ता प्रोडक्शन में। इसको आईसीओआर कहते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी एक उत्पादन करने में मुझे पूंजी कितनी लगानी पड़ी। भारत के साथ क्या दिक्कत है कि भारत ऐसा नहीं सामान नहीं बनाता, और हम भारतीय क्यों, हमें सस्ता सामान चाहिए तो हम चाइना का सामान क्यों? आज दिवाली की झालरें चाइना की हम खरीद लेते हैं, हम स्मार्टफोन चाइना का लेकर आते हैं, टीवी हम चाइना का लेकर आ रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो एक यूनिट प्रोडक्शन करने में कम से कम लागत का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को अच्छा करते हैं। भारत भी अगर अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा कर ले और एक यूनिट उत्पादन करने में उसका अगर खर्चा कम आए तो उसका लाभ बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया में वो कॉम्पिटेटिव हो पाएगा। चाइना की सक्सेस स्टोरी इसी वजह से। तो सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना शुरू करें जो प्रोडक्शन के नए नए तरीके जानते हैं। नेक्स्ट वन, इंपैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, जो रणनीति के क्षेत्र, जैसे अभी मैंने चिप के बारे में बात की, सेमीकंडक्टर, तो वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो सकता है। क्लीन एनर्जी की बात करें यानी स्वच्छ ऊर्जा, वो हमारे लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है। ग्रीन एनर्जी की बात करें, मान लो हम ग्रीन मैन्योर की बात करें, भारत में इतनी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, भारत का एक बड़ा हिस्सा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो लिखो इसके बारे में पहले समझा देता हूं। इंपैक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों पे को प्रोत्साहन देना होगा, महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल लेता हूं, अब जरा ध्यान से समझना। भारत अपनी संभावनाओं को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। भारत में अगर बात करें तो डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन बहुत पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब मौसम बदलता है, गर्मी का मौसम आता है, तो पेड़ अपने पत्ते गिराने शुरू कर देते हैं। यस या नो? कई बार देखा होगा पूरे सड़कों पे ऐसे पत्ते गिरे होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर्णपाती यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और वो पत्ते क्या होता है, आपने देखा होगा लास्ट में आता है कोई इकट्ठा करता है और उसमें आग लगा देता है, और उससे क्या होता है, धुआं फैलना शुरू हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। अगर ऐसा हो कि इन नेचर ने हमें पर्णपाती वन, बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश में, बहुत बड़ा सेगमेंट है, अगर इनकी पत्तियों टहनियों को इकट्ठा किया जाए और एक गड्ढे में दबाकर ग्रीन मैन्योर क्या बनाया जाए, ग्रीन मैन्योर बनाया जाए, यानी हरित खाद बना दी जाए, ठीक है, हरित खाद बना दी जाए, तो क्या होगा, तो उससे आप जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, और जो आपका वेस्ट है जिसको जलाकर आप पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं उससे आप क्या बना पाएंगे, आप खाद बना लेंगे, हरित खाद बना लेंगे। उससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगी, और जो पौधों के लिए आप केमिकल फर्टिलाइजर लेकर आ रहे हैं उसका भी इस्तेमाल कम से कम होगा। राइट और रॉन्ग? कितने लोग मुझे इससे एग्री करते हैं? सिर्फ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है,
वो पत्तियां ऐसे फैली रहती हैं, आग लग जाती है या उसमें आग लगा दी जाती है, तो वो सब हमें क्या करना है, वो सब हमें यहां पर कंसोलिडेट करना है। तो ये अगर हम करते हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी जरूरत है, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो जब आप सड़कों से कनेक्ट कर देंगे तो ही आपका बिजनेस अपने आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिखो, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय परिवहन नीति जैसे उपायों को लागू करना और उनमें तेजी लाना। राष्ट्रीय परिवहन नीति जैसी योजनाओं को लागू करना और उसमें तेजी लेकर आना। क्लियर? तो जब आप सड़कों का जाल बिछाएंगे, जैसे अभी खबर आई कि अब अमेरिका के बाद दूसरी सबसे ज्यादा सड़कें किसके पास है, भारत के पास है। जब आप लॉजिस्टिक्स, यानी जैसे भारत में जो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, यानी समर्पित माल भाड़ा गलियारा। तो हमारे यहां एक ही ट्रेन चलती है, उसमें सवारी गाड़ी भी चल रही है, उसमें मालगाड़ी भी चल रही है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, स्पीड भी कम हो जाती है, तो हम तेजी से अपना सामान पहुंचा ही नहीं पाते। हमें ऐसी रेलगाड़ियों, हमें ऐसी पटरियां, ऐसी परिवहन व्यवस्था चाहिए जिसमें एक पे केवल और केवल मालगाड़ियां चलें, जिसपे केवल और केवल उद्योगों का सामान तेजी से आ सके, जा सके, कोयला हो गया, तेल हो गया, सामान हो गया। इसीलिए डीएमआईसी प्रोजेक्ट लाया गया, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कि दिल्ली से मुंबई 7 जगहों को जोड़ते हुए जो 7 सेंट्रल हब बन सकते हैं इंडस्ट्री का, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ उसको जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, बहुत तेजी से हमारा विकास होता चला जाएगा। तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, तब जाकर हम अपने परिवहन को आगे बढ़ा पाएंगे, तब जाकर हम अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमने क्या सीखा, अगर इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, माहौल देना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। पौधे को उगाने के लिए हमें जमीन को, क्लाइमेट को अनुकूल करना होता है। अगर हम ऐसा कर ले जाएंगे तो क्या फायदा मिलेगा, अगर हम ऐसा कर ले जाएंगे तो उद्योग हमारे आगे बढ़ जाएंगे। जब उद्योग आगे बढ़ जाएंगे तो 7.7 की रियल जीडीपी ग्रोथ हम प्राप्त कर पाएंगे, या 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें $19 ट्रिलियन, जो चाइना प्राप्त कर चुका है, हमें $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन पाएंगे। और अगर हम बन पाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा, डेरिवेटिव इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। डेरिवेटिव इंप्लॉयमेंट जब जनरेट होगा तो भारत की ज्यादा से ज्यादा आबादी को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार मिलेगा तो उनकी आय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से भारत में जो इससे पहले की क्लास पढ़ाई थी, जो रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी समृद्धि का वितरण हो जाएगा। भारत का हर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम बढ़ा पाएगा। और 2047 तक एक लक्ष्य है कि आज की तुलना में भारत के प्रति व्यक्ति आय में 6 गुना वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो फायदा है। केवल कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, राष्ट्र के बाद टैक्स, इससे काम नहीं चलेगा। जब राष्ट्र अमीर हो, उसके नागरिक भी जब अमीर हो, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़े, तभी राष्ट्र वास्तव रूप में क्या होता है, समृद्धि के इंजन में प्रवेश करता है। तभी सही मामले में भारत के नागरिकों को उनका हक मिलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सफाई, स्वच्छता, जो भी है वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन पाएगा, जो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन पाएगा। तब जाकर भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। ये बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2030 के इस लेक्चर में आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि भारत में जो ये इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है मेंस में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले की क्लासेस देनी है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें। अब एक मैडम है यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी कि आईएएस के, यूपीएससी के बारे में पढ़ाइए। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एलियंस के बारे में बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता, और मेन चैनल पे सिलेबस की क्लासेस चल रही। मैडम, आपको पता ही नहीं कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हमारे किस सिलेबस में है, किस पार्ट में है, और आप वहां कमेंट करिए कि सर आईएएस यूपीएससी के बारे में पढ़ाइए। मैं यहां कहां जो है एलियंस के बारे में पढ़ा रहा हूं, आप मुझे अपना ज्ञान दीजिए। तो आप सबसे पहले, मेरा आपसे निवेदन है कि यूपीएससी पढ़ने से पहले आप सिलेबस पढ़िए।
सिलेबस बहुत जरूरी है। मैं रेगुलर वहां क्लास ले रहा हूं, इंडियन सोसाइटी के बारे में बड़ा लंबा लेक्चर चल रहा है, एक्टिव स्टडी में आपको सिखा रहा हूं, जो हमारा दूसरा चैनल है आईएएस विद ओजांग सर। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत गड़बड़ी वहां करेंगे, या आप जो है और भी चीजों के बारे में ओजांग सर लाइव पे आप जो है जाइए और वहां पर देखिए। तो बहुत सी नई नई चीजें हो रही जिसके बारे में आप समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज है। जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा, काजल ने लिखा कि जीएसटी का है। आपको पता है कि मैं यहाँ सीधे सीधे सिलेबस पढ़ा रहा हूँ और नई चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो जब ये चीजें आप समझेंगे, अब आप जवाब दे पाएंगे कि इंडस्ट्री क्यों जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है। अब आप किसी को छूटते बोलेंगे बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव। अपने दोस्तों से पूछिए कि यार इंडस्ट्री, तुम पूछो कि आज जाके क्वेश्चन पूछो, चैलेंज करो, यार ये बताओ 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा, कैसे बनाओगे। फिर मान लो इंडस्ट्री की बोले विनिर्माण क्यों बढ़ाएंगे, विनिर्माण के फायदे क्या होते हैं, तो आज आपको डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट समझ में आया। कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं कि जब आप उसके जो है वो बारीकियां जान जाओ, हैंडल विद केयर को समझ जाओ, तब जाकर आप चीजों को समझ पाओगे कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं और जुड़े जाओ। अगर आपको आईएएस 2025 देना है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही, एनसीईआरटी में लेकर आ रहा हूं, एनसीईआरटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी यूपीएससी की तैयारी में आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप 2024 के लिए तैयार नहीं है, 2025 के लिए आप तैयार नहीं हैं, आपको डाउट है, तो फ्री काउंसलिंग सेशन मेरे साथ और प्रवीण सर के साथ शुरू हो रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग। आप दिए गए नंबर को बहुत अच्छी तरीके से लिख लें, आप इनको बताएं कि हाँ हम सर के साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि क्या हम आईएएस के लिए तैयार हैं, क्या क्या चीजें हमें जरूरत। जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा इसको पता ही नहीं कि मैं जीएस पेपर 3 पढ़ा रहा हूं इस समय, तो ऐसे आपको पता ही नहीं, आप कहेंगे आईएएस बनना चाहता हूं, आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन आईएएस बनना एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रोसेस आपको पता ही नहीं है, आप जानते नहीं कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें तैयारी कहां समझनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है। हमें 2 तरीके से काम करना पड़ता है, अपने सिलेबस पे भी और अपने आप पे भी। मैंने लास्ट क्लास में कहा था एक बार कि आप स्वयं अपना सिलेबस हैं, यूपीएससी में आप खुद सिलेबस, आपको अपने आप को भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप तैयारी कर पाओगे। तो आप में से जो लोग हैं जिनको किसी भी तरीके का डाउट है, वो मेरे साथ और प्रवीण सर के साथ अपनी काउंसलिंग को सेट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर को आप जो है वो लिख लें, 9289704913, ये नंबर आप कॉल कर दीजिए और आप हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ जाएंगे। 7678530683, ये हमारे कुछ अलग नंबर हैं, जो नीचे चल रहे हैं उनसे अलग हैं। 9289704909 नंबर आप नोट डाउन कर लें। 9599190989 आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये डायरेक्टली हमारे साथ आपको जोड़ेंगे और आप यहां कह सकते हैं कि हाँ हमारी तैयारी किस स्तर पर है, हम अपने दोनों शिक्षकों के माध्यम से ये चीज समझना चाहते हैं, राइट। तो ये कार्यक्रम निःशुल्क है। हम चाहते हैं कि आप तैयारी को सही तरीके से करें। हमने एक टारगेट बनाया कि हम हर हफ्ते लगभग 100 बच्चों से बात करेंगे, ताकि उनकी जो उलझने हैं वो सॉल्व हो जाएं, वो सही तरीके से इसको समझ सके। तो ये फ्री प्रोग्राम है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपने आप को वहां पर हमारे साथ जोड़ सकते हो। आपका एक सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, हर दिन मैं 20 से 25 बच्चों के साथ कोशिश करूंगा कि कॉन्फ्रेंस पे बात कर सकूं। तो आप यहां पर भी आ सकते हैं कि आप यूपीएससी के लिए तैयार हैं या नहीं है, आपकी तैयारी सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है, राइट। तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना जो सेशन है उसको आप बुक कर सकते हैं। धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हम हार्डली एक दिन में 20 से 25 लोगों के साथ बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और बता पाएंगे। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है उन्हें कौन से साल एग्जाम देना है, वो गए रील देख लिया, शॉर्ट देख लिया, अरे यार एक साल में आईएएस बन जाते, जबकि उनको नहीं पता कि तैयारी उनकी कैसी है, तैयारी का स्तर क्या है, वो उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। तो दोस्तों जुड़ जाइए, और अगर आप आना चाहते हैं 2 साल के गुरुकुल आफ्टर 12th गुरुकुल बैच में, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12 सितंबर से शुरू हो रहा है ये बैच, आप सभी जुड़ जाइए, इसके साथ आ जाइए और हम तैयारी को अगले चरण में लेके चलते हैं। 1 ईयर बैच में भी आप सभी का स्वागत है, और लगातार जो हमारे नए बैच एनसीईआरटी बैच में आज और कल 2 दिन 50% डिस्काउंट है फीस में। 4000 फीस है 2000 हो जाएगी, 60,000 फीस है 30,000 हो जाएगी। और मैं यहाँ पे कॉन्सेप्टर बैच में शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न इंडिया, मेरे साथ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, मजा आने वाला है। कहानियों के माध्यम से हम चीज़ों को समझने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि हम इन चीज़ों के माध्यम से बहुत नई नई चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और गुरुकुल में एडमिशन का तरीका ही हमसे बात करके ही है।
तो गुरुकुल की परंपराओं का हिस्सा बनिए, आश्रम व्यवस्था का हिस्सा बनिए और खुद को बदलने का प्रयास शुरू करिए, क्योंकि गुरुकुल में हम आपके ऊपर बहुत काम करते हैं और आपकी आदतों को बदलने के लिए बहुत लगातार मेहनत करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एनसीईआरटी या कॉन्सेप्टर बैच या आईएएस 2023 या गुरुकुल बैच, इसमें से किसी के साथ भी आप जुड़ना पसंद करेंगे, आगे जाना पसंद करेंगे। जुटे रहिए। ojang.com को आप सर्व करिए, मैं लगातार उसमें ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। ओजांग सर की कलम से मैं डेली अपने हाथ से लिखे चिट्ठियां भेजता हूं बच्चों को, ताकि वो मोटिवेट रहें। किसी उनके एक टॉपिक में मैं डिस्कशन करता हूं, ये बड़ा जरूरी है। और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को इस्तेमाल करते रहिए। फ्री टेस्ट है, वहां पे आप जाके टेस्ट दीजिए और देखिए आपका भी स्तर कैसा है, किस रूप में आप काम करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।